पिछले 3 लेक्चर्स में हमने मेश एनालिसिस का यूज करके 3 एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे। अब हम लोग एग्जाम्पल 4 डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 4 है, फॉर द सर्किट शोन कैलकुलेट द वोल्टेज एट नोड ए एंड नोड बी यूजिंग मेश एनालिसिस। यानी कि मेश एनालिसिस का यूज करके दिए गए सर्किट में नोड ए और नोड बी, इन दोनों नोड्स का वोल्टेज हमें पता करना है। इसी एग्जाम्पल को हमने नोड एनालिसिस का यूज करके भी सॉल्व किया था। तो नोड एनालिसिस का यूज करके सॉल्व करें या मेश एनालिसिस का यूज करके सॉल्व करें, आंसर सेम आएगा। तो हम नोड एनालिसिस का यूज करके ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे इस क्वेश्चन को। अब हम इसको मेश एनालिसिस का यूज करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसमें जो आपका रेजिस्टेंस के जगह पे कंडक्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, यानी R इक्वल टू होता है 1/G, या इसको कह सकते हैं कि G इक्वल टू 1/R, जहाँ R आपका रेजिस्टेंस है और G कंडक्टेंस है। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, कंडक्टेंस का यूनिट मो होता है। तो ये आपका कंडक्टेंस सब दिया हुआ है, सिंबल वही होता है। और तो इसको हम पहले रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेंगे। जो कंडक्टेंस दिया हुआ है इसको हम इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी कि जो 2 मो का कंडक्टेंस है, इसको अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/2 ओम हो जाएगा। 1/2 ओम का ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। उसी प्रकार से ये भी 2 मो का कंडक्टेंस है, तो इसको भी हम रिवर्स करेंगे तो ये आपका रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। और रेजिस्टेंस जो है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1/2 ओम। 1 का रिवर्स 1 ही होगा, तो 1 मो का कंडक्टेंस है तो रेजिस्टेंस भी 1 ओम का ही होगा। और ये 4 मो का कंडक्टेंस है तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 1/4 ओम। तो जब हम इसको इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर लेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपको सर्किट कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। 1/2 ओम, 1/2 ओम, और ये 1 ओम, और ये 1/4 ओम। उसके बाद मेश एनालिसिस का यूज करके हम इसको अब सॉल्व करेंगे और नोड ए और नोड बी का वोल्टेज पता करेंगे। इस सर्किट में एक 10 एम्पियर का एक करंट सोर्स है। तो जो करंट सोर्स है, तो इस सर्किट में आपका 3 लूप है। लूप 1 इसको हमने माना, इसको लूप 2 माना और इसको लूप 3 माना। तो जो लूप 1 है, इस लूप 1 के एक ब्रांच में 10 एम्पियर का करंट सोर्स है। तो हम इसी करंट को लूप करंट मान लेंगे। तो हम मान लिए हैं कि लूप 1 में जो लूप करंट है वो 10 एम्पियर है, और रिमेनिंग 2 लूप्स में, लूप 2 में हमने मान लिया कि I1 लूप करंट है और लूप 3 में I2 लूप करंट है। तो उसी को हमने यहाँ पे लिखा है, लेट द करंट 10 एम्पियर I1 एंड I2 फ्लोज इन लूप 1, लूप 2 एंड लूप 3 रिस्पेक्टिवली। यानी हमने मान लिया है कि लूप 1 में 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, लूप 2 में I1 करंट फ्लो कर रहा है और लूप 3 में I2 करंट फ्लो कर रहा है। इस क्वेश्चन को आप एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। ये करंट सोर्स के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है, तो इसको आप इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे और इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, बाकी सर्किट सब वही रहेगा। तो ऐसे कन्वर्ट करके भी आप इस सर्किट को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आप खुद से आप इस प्रकार से ट्राई करेंगे, या आपका जब हम करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपका सर्किट कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। यहाँ पे हम बिना कन्वर्ट किए हुए ही इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो जो लूप करंट होता है वो प्रत्येक ब्रांच में कॉमन करंट होता है, तो इसलिए एक ब्रांच का करंट हमको 10 एम्पियर पता था, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमने मान लिया कि इस लूप में, पूरे लूप में 10 एम्पियर करंट ही फ्लो कर रहा है। बाकी 2 लूप्स का हमने I1 और I2 मान लिया है। और
अब हम लोग KVL अप्लाई करेंगे, तो लूप 1 में KVL अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि लूप 1 में KVL अप्लाई करने के लिए हमें जो 1/2 ओम रेजिस्टेंस का जो ब्रांच है इसके क्रॉस तो वोल्टेज पता चल जाएगा, लेकिन 10 एम्पियर ये जो वोल्टेज करंट सोर्स है इसके अक्रॉस हमें नहीं पता चल पाएगा वोल्टेज कितना होगा, जो नहीं हमें पता चल पाएगा, इसलिए हम इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। लूप 2 में और लूप 3 में हम अप्लाई करते हैं KVL। तो पहले लूप 2 में अप्लाई करेंगे। जब लूप 2 में अप्लाई करेंगे तो लूप 2 जो है ये आपका किन किन ब्रांच से मिलकर बना है, ये 1/2 ओम का रेजिस्टेंस है, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें कोई भी रेजिस्टेंस या सोर्स कनेक्टेड नहीं है, और ये 1/2 ओम का रेजिस्टेंस है। तो ये 3 ब्रांच मिलके और आपका ये लूप 2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो किरचॉफ्स के वोल्टेज लॉ के अनुसार प्रत्येक ब्रांच के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसका अलजेब्रिक सम जो है वो 0 होना चाहिए। तो पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहले जो लूप का हमारा डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में हम लिखेंगे, यानी कि पहले 1/2 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस का वोल्टेज लिखेंगे, फिर 1 ओम के रेजिस्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज लिखेंगे, इसका वोल्टेज नहीं है 0 है, और फिर इसका वोल्टेज लिखेंगे। तो 1/2 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा ये जानने के लिए हमें इसके थ्रू का करंट पता होना चाहिए कि इस रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो जो लूप करंट हमने माना है, तो इस लूप 2 में I1 करंट फ्लो कर रहा है, और वह I1 करंट इस 1/2 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसके थ्रू फ्लो कर रहा है, कोई और करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा है। तो AB ब्रांच के अक्रॉस जो आपका वोल्टेज ड्रॉप होगा वो होगा I × R। तो रेजिस्टेंस हो गया आपका 1/2 ओम और करंट हो गया I1, यानी जो वोल्टेज होगा AB ब्रांच के अक्रॉस, यानी 1/2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा 1/2 × I1। और जो करंट का डायरेक्शन है उस करंट का डायरेक्शन के अनुसार यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा, चूँकि करंट जो है वो प्लस से माइनस की तरफ फ्लो होगा। तो और चूँकि लूप का डायरेक्शन में अगर हम मूव करें तो पहले हमें प्लस मिल रहा है फिर माइनस मिल रहा है, इसलिए इसको हमने प्लस में लिखा। अब इस 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस वोल्टेज लिखेंगे। तो ये जानना होगा हमें पहले कि 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो ये 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके थ्रू 2 करंट फ्लो कर रहे हैं। एक तो ये लूप 2 का I1 करंट भी फ्लो कर रहा है, और ये लूप 3 का I2 करंट भी फ्लो कर रहा है। दोनों करंट इस ब्रांच के थ्रू फ्लो कर रहे हैं, और दोनों करंट का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि जो रिजल्टेंट करंट है वो आपका I1 - I2 होगा, या I2 - I1 इसको लिखेंगे। और इसके अक्रॉस का वोल्टेज पता करने के लिए हमें इस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना होगा। रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो 1 ओम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वोल्टेज पता चल जाएगा, यानी कि जो 1 ओम के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम लिखेंगे 1 × I1 - I2। कहने का मतलब हुआ कि अगर हमने यहाँ I1 - I2 लिखा, इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट करंट है वो I1 का डायरेक्शन में है, और I1 का जो डायरेक्शन है वो ऊपर से नीचे की तरफ है, यानी कि जो वोल्टेज की पोलैरिटी होगी वो यहाँ पे प्लस होगी और यहाँ पे माइनस होगी। और लूप का डायरेक्शन में चलने पे हमें पहले प्लस मिल रहा है फिर माइनस मिल रहा है, इसलिए इस वोल्टेज को हम प्लस में लिखेंगे। ये वाला जो ब्रांच है लूप 2 का, इसमें कोई भी वोल्टेज सोर्स या रेजिस्टेंस नहीं कनेक्टेड है, यानी एक शॉर्ट सर्किट पाथ है, इसका वोल्टेज 0 होगा, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब ये 1/2 ओम रेजिस्टेंस का जो ब्रांच है इसके अक्रॉस हम वोल्टेज लिखेंगे। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज लिखने के लिए हमें जानना होगा कि इस ब्रांच के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो जो लूप 2 का करंट है I1 वो तो फ्लो कर ही रहा है, वो तो इस पूरे लूप में फ्लो कर रहा है, यानी I1 भी फ्लो कर रहा है, और I1 जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है। और ये लूप 1 में जो 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है वो करंट भी 1/2 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा, और उसका डायरेक्शन आपको ऊपर से नीचे की तरफ है, यानी कि जो रिजल्टेंट करंट है इस ब्रांच के अक्रॉस 1/2 ओम का जो ब्रांच है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा करंट इंटू रेजिस्टेंस।
तो रेजिस्टेंस तो आपका हो जाएगा 1/2, रेजिस्टेंस 1/2 हो गया। और करंट कितना होगा, चूँकि दोनों करंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, 10 एम्पियर वाला करंट और I1 दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसको हम जो रिजल्टेंट करंट है वो होगा, आपको दोनों का डिफरेंस होगा I1 माइनस 10 या 10 माइनस I1 भी इसको आप लिख सकते हैं। हमने I1 माइनस 10 लिखा, इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट करंट है वो I1 के डायरेक्शन में है, और जब I1 का डायरेक्शन में है और I1 का जो डायरेक्शन है वो आपका I1 का डायरेक्शन, ये आपका I1 नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा है, यानी कि जो वोल्टेज होगा उसकी पोलैरिटी होगी यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा। तो लूप का डायरेक्शन में जब हम चलेंगे तो पहले प्लस आएगा फिर माइनस आएगा, इसलिए इसको हम प्लस में लिखेंगे। और लूप 2 को बनाने में जो भी ब्रांचेज है वो सारे ब्रांच के क्रॉस का वोल्टेज हमने लिख लिया, उसका अलजेब्रिक सम हमने कर लिया और उसको हम 0 से इक्वेट करेंगे। यही किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कहता है कि जो किसी लूप में सभी वोल्टेज का अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए, तो हमने 0 से इक्वेट कर दिया। और यही हमने आपको यहाँ पे लिखा है, अप्लाइंग KVL इन लूप 2। लूप 2 में जब KVL अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे हाफ I1 प्लस 1 इंटू I1 माइनस I2 प्लस हाफ इंटू I1 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हाफ I1 यहाँ पे है, हाफ I1 यहाँ पे है, ये दोनों मिलके I1 हो गया 1I1, और 1I1 यहाँ भी है, मिलके हो गया आपका 2I1 हो गया, और I2 यहाँ पे है माइनस I2 हो गया, और ये 10 इंटू 1/2 मिलकर 5 हो जाएगा, उस पर राइट हैंड साइड में कर देंगे तो हो गया आपको 2I1 माइनस I2 इजकल टू 5। और ये हमें एक इक्वेशन पता चल गया, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। उसके बाद फिर हम जो लूप 3 है उसमें भी KVL अप्लाई करेंगे। तो जब हम लूप 3 में KVL अप्लाई करेंगे तो देखते हैं कि उसमें KVL का इक्वेशन किस प्रकार से लिखाएगा। तो ये हमारा आपका लूप 3 है। लूप 3 में KVL अप्लाई करने के लिए इसमें जो भी ब्रांचेज कनेक्टेड हैं इस लूप में उसके क्रॉस का वोल्टेज लिखना होगा। तो इस ब्रांच के अक्रॉस वोल्टेज 0 होगा क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट पाथ है, इसमें कोई भी रेजिस्टेंस या सोर्स कनेक्टेड नहीं है। 1/4 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके क्रॉस का वोल्टेज हम लिखेंगे। तो इसके क्रॉस का वोल्टेज लिखने के लिए हमें इसके थ्रू करंट फ्लो पता करना होगा कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो इस लूप में I2 करंट फ्लो कर रहा था और वही I2 सिर्फ 1/4 ओम के थ्रू फ्लो कर रहा है, यानी जो आपका वोल्टेज होगा वो होगा रेजिस्टेंस इंटू करंट। तो रेजिस्टेंस है आपका 1/4 और करंट है I2, यानी कि 1/4 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो होगा 1/4 इंटू I2। और ये वाले ब्रांच शॉर्ट सर्किट है, इसमें इसका वोल्टेज 0 होगा, इसमें कोई भी रेजिस्टेंस या सोर्स कनेक्टेड नहीं है। उसके बाद लिखेंगे हम 1/2 ओम 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस का वोल्टेज लिखेंगे। तो जो रेजिस्टेंस है उसको करंट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो करंट इसमें कितना फ्लो करेगा, तो इस 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसमें 2 करंट फ्लो कर रहे हैं। एक तो ये आपका लूप 3 वाला करंट है यानी कि I2 नीचे से ऊपर की तरफ, और लूप 2 का जो करंट है I1 ये ऊपर से नीचे की तरफ, यानी 2 करंट फ्लो कर रहे हैं। तो और दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, इसलिए नेट करंट जो है इसमें आपका होगा I2 माइनस I1, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। और इसकी ये जो वोल्टेज है इसका पोलैरिटी क्या होगा, तो चूँकि हमने I2 माइनस I1 लिखा यानी कि I2 के डायरेक्शन में रिजल्टेंट करंट है, तो I2 का जो डायरेक्शन है तो आपका प्लस यहाँ होगा माइनस यहाँ होगा। और लूप 3 में हम लूप के डायरेक्शन में अगर हम चलें तो पहले प्लस मिल रहा है फिर माइनस मिल रहा है, तो यहाँ पे इसकी पोलैरिटी यहाँ पे प्लस होगा। तो लूप 3 को बनाने में जो भी ब्रांचेज कनेक्टेड हैं उन सब का हमने अलजेब्रिक सम लिख लिया और उसको किरचॉफ के वोल्टेज लॉ के अनुसार 0 से उसको इक्वेट करेंगे। तो यही हमने आपको यहाँ पर भी लिखा है, अप्लाइंग KVL इन लूप 3 वी गेट 1/4 इंटू I2 प्लस 1 इंटू I2 माइनस I1 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको हो जाएगा माइनस I1 प्लस आपको हो जाएगा, यहाँ पे आपका है I2 और यहाँ पे है 1/4
4i2, तो ये दोनों जब ऐड होंगे तो आपको हो जाएगा 5/4i2, यानी यहाँ पे आपको 5 हो जाएगा, मिस्टेक है यहाँ पे, 5/4i2 = 0। जब हम इसको एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा आपको -4i1 + 5i2 = 0, और इसको हमने इक्वेशन 2 माना। दो अननोन क्वांटिटी थे हमारे पास, i1 और i2, तो हमें दो इक्वेशन भी मिल गए। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें i1 और i2 का वैल्यू पता चलेगा। मैनुअली या कैलकुलेटर का यूज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको i1 का वैल्यू आएगा 25/6 एम्पियर और i2 का वैल्यू आएगा 10/3 एम्पियर। i1 और i2 हमें पता चल गया। अब हमें क्वेश्चन में निकालना था, क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि नोड ए और नोड बी का वोल्टेज पूछा गया है कि नोड ए का वोल्टेज क्या है, नोड बी का वोल्टेज क्या है। तो पहले नोड ए का वोल्टेज देखते हैं। तो नोड ए जो है, इस नोड का वोल्टेज क्या होगा, तो जो ये आपका 1/2 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, 1/2 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही नोड ए का वोल्टेज होगा, क्योंकि जो 1/2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो आपका नोड ए और जो डिफरेंस पॉइंट है, इन दोनों का डिफरेंस होता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस है दो पॉइंट का। तो क्योंकि यहाँ पर का वोल्टेज है, ये रेफरेंस पॉइंट है, इसका यहाँ पर का वोल्टेज 0 वोल्ट होता है, इसलिए जो ये इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो आपका नोड ए का ही वोल्टेज होगा, क्योंकि नोड ए का वोल्टेज -0 करने पे आपको 1/2 ओम के क्रॉस का वोल्टेज होना चाहिए। तो आपका इसलिए नोड ए का वोल्टेज निकालने के लिए हम 1/2 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालेंगे। तो 1/2 ओम के अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए क्या करना होगा कि रेजिस्टेंस को, जो 1/2 ओम का रेजिस्टेंस है, इसको करंट से मल्टीप्लाई करना होगा। तो करंट इसमें कितना फ्लो कर रहा है, 1/2 ओम में आपका करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो इसमें आप देखिए, एक तो ये 10 एम्पियर वाला करंट भी फ्लो कर रहा है और दूसरा i1 करंट भी फ्लो कर रहा है। ये i1 करंट भी फ्लो कर रहा है और 10 एम्पियर भी फ्लो कर रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि आपका दोनों का डिफरेंस होगा 10 - i1। जो वोल्टेज होगा वो आपको होगा 1/2 × 10 - i1, 10 - i1 या i1 - 10 इसको लिख सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन सा करंट ज़्यादा है। तो चूँकि हमें i1 का वैल्यू पता चल चुका है, तो i1 को जो वैल्यू आया है वो आपका 10 एम्पियर से कम है, इसलिए i1 कम हो जाएगा, यानी कि जो नेट करंट है इसमें वो 10 एम्पियर वाला जो डायरेक्शन है उसी के डायरेक्शन में होगा। तो जो नोड ए का वोल्टेज है वो होगा आपको 1/2 × 10 - i1। i1 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो वैल्यू पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको नोड ए का वोल्टेज मिल जाएगा। उसी प्रकार से नोड बी का वोल्टेज पता करने के लिए कि नोड बी का वोल्टेज कितना है, तो हमें ये जो 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इसके क्रॉस का वोल्टेज अगर हमें पता चल जाए तो वही वोल्टेज नोड बी का वोल्टेज होगा, क्योंकि जो 1 ओम का ये रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो इन दोनों पॉइंट्स के वोल्टेज का डिफरेंस होगा। और चूंकि ये आपका यहाँ पर का वोल्टेज 0 वोल्ट है, यह एक रेफरेंस पॉइंट है, तो इसलिए जो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो आपका नोड बी का ही वोल्टेज होगा। तो नोड बी का वोल्टेज निकालने के लिए हमें ये 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है, इसके थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है ये जानना होगा और उसको 1 ओम से मल्टीप्लाई करना होगा। तो करंट इसमें कितना फ्लो करेगा, इसमें आपका करंट फ्लो कर रहा है, एक तो i1 करंट फ्लो कर रहा है और दूसरा i2 करंट फ्लो कर रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो जो रेजिस्टेंस है उसको हम i1 - i2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वोल्टेज होगा 1 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और यही वोल्टेज आपको नोड बी का वोल्टेज कहलाएगा, जो आपका आंसर होगा। अब यहाँ i1 - i2 लिखेंगे या i2 - i1 लिखेंगे, वो i1 i2 के जो वैल्यू होगा उसके अनुसार से लिखेंगे। अगर i1 ज़्यादा होगा तो i1 - i2 लिखेंगे, i2 ज़्यादा होगा तो i2 - i1 लिखेंगे। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, द वोल्टेज एट नोड ए, नोड ए का जो वोल्टेज है वो आपको होगा, उसको हमने VA से डिनोट किया है,
नोड ए के वोल्टेज को V के सफिक्स में A है, इजिकल टू हाफ इंटू 10 माइनस I1 और आपको I1 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 25/6। तो यहाँ पे 25/6 पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 35/12। इसको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 2.917 वोल्ट। यानी नोड ए का जो वोल्टेज है वो आपको हो गया 2.917 वोल्ट। उसी प्रकार से नोड बी का वोल्टेज निकालने के लिए नोड बी के वोल्टेज को हम VB से डिनोट किए हैं, V के सफिक्स में B है। तो ये आपका जो रेजिस्टेंस है 1 ओम और उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है I1 माइनस I2 लिखेंगे, क्योंकि I1 का वैल्यू ज़्यादा है जो हमने निकाल कर लाया है। तो I1 की जगह पे 25/6 और I2 की जगह पे 10/3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आएगा 5/6 और इसको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.83 वोल्ट। यानी कि नोड ए का वोल्टेज हमें मिल गया 2.917 वोल्ट और नोड 2 का वोल्टेज मिल गया 0.83 वोल्ट। यही हमें पता करना था। नोड एनालिसिस का यूज करके जब हमने इसको सॉल्व किया था तो भी नोड ए और नोड बी का वोल्टेज हमें यही आया था। अब हम लोग एग्जाम्पल 5 डिस्कस करते हैं। डिटरमाइन द वोल्टेज एट नोड बी एंड सी इन द सर्किट शोन। यानी कि दिए गए सर्किट में नोड बी और नोड सी का वोल्टेज हमें पता करना है। यानी जो सर्किट दिया गया है इसमें इस नोड का वोल्टेज कितना है और इस नोड का वोल्टेज कितना है, बी पॉइंट का और सी पॉइंट का वोल्टेज कितना है, ये हमें पता करना है। और इस क्वेश्चन को भी हम नोड एनालिसिस का यूज करके सॉल्व किए थे और जब नोड एनालिसिस का यूज करके सॉल्व किए थे तो हमें आंसर मिला था VB का वोल्टेज यानी कि बी नोड का वोल्टेज और सी नोड का वोल्टेज 114 वोल्ट आया था। तो अब हम इसको मेश एनालिसिस का यूज करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में अगर आपको स्पेसिफाई कर देगा कि यूजिंग मेश एनालिसिस, तो आपको मेश एनालिसिस का यूज करके सॉल्व करना होगा। और अगर स्पेसिफाई नहीं है तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस सर्किट में आपको 3 लूप्स हैं, 3 लूप दिख रहे हैं, 3 इंडिपेंडेंट लूप्स हैं। उसमें पहले लूप को हमने लूप 1 माना, दूसरे को लूप 2 माना और तीसरे को लूप 3 माना। लूप 1 में हमने मान लिया कि I1 करंट फ्लो कर रहा है, लूप 2 में I2 करंट फ्लो कर रहा है और लूप 3 में I3 करंट फ्लो कर रहा है। इस सर्किट को देखने से ये हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो ये ब्रांच है इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ है। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हमें जब हम KVL अप्लाई करेंगे तो हमें इस ब्रांच का वोल्टेज पता नहीं चल पाएगा। इसलिए हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हम इसमें KVL अप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि आपको बदले में क्या दिया हुआ है कि जिस ब्रांच का रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है उस ब्रांच में करंट दिया हुआ है कि 30 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और जो दूसरा वाला ब्रांच है उसमें 20 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। तो ये जो करंट दिया हुआ है इसका हम लोग उपयोग करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो जो हमने लूप करंट माना उस लूप करंट के अनुसार अगर हम उस लूप करंट को माने तो लूप करंट के अनुसार इस ब्रांच में कितना करंट फ्लो करेगा। तो इस ब्रांच में आपका 2 करंट फ्लो कर रहा है, एक I1 फ्लो करेगा और एक I2 फ्लो करेगा। दोनों करंट फ्लो करेगा और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो हम कह सकते हैं कि I1 माइनस I2 ये आपका रिजल्टेंट करंट इस ब्रांच में फ्लो करेगा, रिजल्टेंट करंट, और वो करंट आपको दिया हुआ है 30 एम्पियर दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि I1 माइनस I2 इक्वल टू 30 होगा। I1 माइनस I2 हमने इसलिए लिखा क्योंकि जो करंट का डायरेक्शन दिया हुआ था क्वेश्चन में वो आपके I1 के डायरेक्शन में है। जब I1 का डायरेक्शन में है इसलिए हमने I1 माइनस I2 लिखा। उसी प्रकार से ये जो ब्रांच है इसमें भी अगर हम देखें तो लूप करंट के अनुसार इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रहेगा वो I2 करंट भी फ्लो कर रहा है और I3 करंट भी फ्लो कर रहा है। दोनों करंट I3 नीचे से ऊपर फ्लो कर रहा है और I2 ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है। तो जो नेट करंट इस ब्रांच के थ्रू फ्लो करेगा वो दोनों का डिफरेंस होगा।
यानी कि I2 माइनस I3, ये आपका रिजल्टेंट करंट इस ब्रांच के थ्रू फ्लो करेगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस ब्रांच के थ्रू कितना करंट फ्लो कर रहा है, 20 एम्पियर फ्लो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इन लूप करंट का जो डिफरेंस है वो 20 ही होगा। तो I2 माइनस I3 इक्वल टू 20 हमने लिखा। I2 माइनस I3 ही इसलिए लिखा क्योंकि जो 20 एम्पियर का जो डायरेक्शन है वो I2 का डायरेक्शन में है, जो I2 का डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में है, इसलिए I2 माइनस I3 हमने लिखा है। तो I2 माइनस I3 इक्वल टू 20। तो इस प्रकार से हमें दो इक्वेशन पता चल गए। इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, वही हमने यहाँ पे लिखा है। तो चूंकि हमारे पास तीन अननोन क्वांटिटी है, I1, I2 और I3, तीन अननोन क्वांटिटी है, तो हमें तीन इक्वेशन चाहिए इस अननोन क्वांटिटी को पता करने के लिए। तो एक इक्वेशन और हमें लिखना होगा। तो एक और इक्वेशन हम लाएंगे कहाँ से, केवीएल अप्लाई करेंगे एक लूप में जिसका कि हमें प्रत्येक ब्रांच का वोल्टेज पता हो। तो ये जो लूप है ए से होते हुए बी सी डी होते हुए ई एफ जी एच फिर वापस ए, यानी ये जो लूप है ए बी सी डी ई एफ जी एच और फिर वापस ए, इस लूप में हम केवीएल अप्लाई करेंगे। केवीएल यानी किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कहता है कि किसी भी लूप में जो उसके प्रत्येक ब्रांच का जो वोल्टेज है उसका अलजेब्रिक सम 0 होगा। तो हम इस लूप में केवीएल अप्लाई करेंगे। इसी लूप में इसलिए अप्लाई करेंगे क्योंकि अगर हम किसी और लूप में अप्लाई करते हैं तो हमें बीच का रेजिस्टेंस ही पता नहीं है, जबकि हम इस बड़े वाले लूप में अगर हम केवीएल अप्लाई करते हैं तो हम इसके क्रॉस का वोल्टेज लिख सकते हैं, सभी ब्रांच के क्रॉस का वोल्टेज हम लिख सकते हैं और हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा। इसलिए हम इस बड़े वाले लूप में एक केवीएल अप्लाई करेंगे। तो जब हम केवीएल अप्लाई करेंगे तो पहले हम ए बी के क्रॉस का वोल्टेज अगर हम लिखना चाहें तो आपको हो जाएगा, रेजिस्टेंस है 0.2 ओम और करंट कितना फ्लो कर रहा है, 0.2 ओम के थ्रू करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो करंट I1 सिर्फ फ्लो कर रहा है इसमें। तो 0.2 इंटू I1 ये आपका इसका क्रॉस का वोल्टेज हो गया और ये आपका प्लस में ही होगा क्योंकि करंट का डायरेक्शन में ही लूप का डायरेक्शन है, प्लस माइनस। उसी प्रकार से BC के क्रॉस जो वोल्टेज है वो होगा आपको 0.3 इंटू I2, क्योंकि इस ब्रांच के थ्रू सिर्फ I2 करंट फ्लो कर रहा है और I2 का जो डायरेक्शन है वही लूप का डायरेक्शन है, यानी कि प्लस यहाँ है माइनस यहाँ है, इसलिए इसको हम प्लस में लिखेंगे। अब हम इसका लिखेंगे 0.1 ओम इसके क्रॉस का वोल्टेज लिखेंगे। तो 0.1 इंटू इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो I3 करंट फ्लो कर रहा है, सिर्फ I3 है। तो 0.1 इंटू I3 इसके क्रॉस का वोल्टेज हो जाएगा और ये भी आपको प्लस में ही होगा क्योंकि जो लूप हमने लिया है उस लूप में चलने पे यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, पहले प्लस मिलेगा इसलिए यहाँ पे प्लस लिखे हैं। उसके बाद DE जो ब्रांच है, DE ब्रांच के क्रॉस का वोल्टेज कितना होगा, तो लूप का डायरेक्शन में चलने पे हमें पहले ये प्लस मिल रहा है फिर माइनस मिल रहा है, तो प्लस में ही लिखेंगे, प्लस 116 वोल्ट। उसके बाद EF के क्रॉस कोई वोल्टेज नहीं है, 0 होगा। FG के क्रॉस भी वोल्टेज 0 होगा और GH के क्रॉस भी वोल्टेज 0 होगा। अब हम HA इसके क्रॉस वोल्टेज लिखेंगे। तो इसके क्रॉस वोल्टेज लिखने के लिए जब हम लूप के डायरेक्शन में चलेंगे तो यहाँ पहले हमें माइनस मिल रहा है फिर प्लस मिल रहा है, यानी कि जो वोल्टेज होगा वो -120 होगा। ये वोल्टेज ही दिया हुआ है लेकिन उसकी पोलैरिटी माइनस में होगी। और चूँकि इस लूप को A से लेकर D तक, E और फिर H तक, फिर वापस A तक, इस लूप का जो भी ब्रांच कनेक्टेड है उसके क्रॉस का वोल्टेज हमने लिख लिया और किरचॉफ के वोल्टेज लॉ के अनुसार इसका अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए। तो तीसरा इक्वेशन हम यहीं से प्राप्त करेंगे। तो तीसरा इक्वेशन के लिए हमने लूप ADEH और फिर वापस A, इस लूप में हमने केवीएल अप्लाई किया। बीच वाले हम नंबर को छोड़ दिए हैं शॉर्टकट के लिए। तो जो लूप है A से लेकर D तक, फिर EH, फिर वापस A तक, इस लूप में हम केवीएल अप्लाई करेंगे। तो लिख सकते हैं 0.2 I1 प्लस 0.3 I2 प्लस 0.1 I3 प्लस 116 माइनस 120 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो होगा आपको 0.2 I1 प्लस 0.3 I2
प्लस 0.1 I3 और ये जो डिफरेंस है वो -4 आएगा, और इस माइनस को राइट हैंड साइड में करेंगे तो +4 हो जाएगा। तो एक और इक्वेशन हमें मिल गया, इसको हम इक्वेशन 3 कहेंगे। 3 अननोन क्वांटिटीज है I1, I2 और I3, और 3 इक्वेशन भी हमें पता चल गया। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम कैलकुलेटर का यूज कर सॉल्व करेंगे, या मैनुअली भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको I1, I2 और I3 का वैल्यू पता चलेगा। I1 का वैल्यू आपको आएगा 30, I2 का वैल्यू आपको 0 आएगा, और I3 का वैल्यू आएगा -20। यानी जो लूप करंट हमने माना था I1, I2 और I3, इसका वैल्यू हमें पता चल गया। I1 जो है वो 30 एम्पियर है, I2 0 है यानी कि I2 फ्लो नहीं कर रहा है, I3 -20 एम्पियर है। कहने का मतलब है कि I3 का जो डायरेक्शन हमने माना है, तो एक्चुअल में जो करंट का डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन के अपोजिट है, यानी करंट एक्चुअल में इस डायरेक्शन में है। माइनस साइन यही बताता है। मैग्नीट्यूड 20 एम्पियर ही है I3 का। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि नोड B और नोड C का वोल्टेज हमें पूछा गया था। सर्किट को एक बार देखते हैं। तो ये जो सर्किट है इसमें नोड B का और नोड C का वोल्टेज कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। तो नोड B और नोड C का वोल्टेज निकालने के लिए पहले हम नोड B का वोल्टेज निकालते हैं। तो नोड B का वोल्टेज कैसे निकालेंगे? नोड B का वोल्टेज निकालने के लिए ये जो आपका 120 वोल्ट है, और ये 120 वोल्ट कहने का मतलब है कि ये वाला जो आपका नोड है और ये वाला जो नोड है, इन दोनों का डिफरेंस है 120 वोल्ट। और ये भी पता है हमको कि ये रेफरेंस पॉइंट है, यानी कि 0 वोल्ट है। तो ये वाला वोल्टेज है, ये वाला पॉइंट का वोल्टेज हो गया 120 वोल्ट, यानी कि इस नोड का वोल्टेज 120 वोल्ट हो गया। इस का वोल्टेज हमको पता करना है। तो हम कह सकते हैं कि ये 120 वोल्ट और ये B का जो वोल्टेज होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही इस ब्रांच के क्रॉस का वोल्टेज होगा। और इस ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? रेजिस्टेंस पता है, करंट पता है, तो रेजिस्टेंस को करंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस ब्रांच का वोल्टेज पता चल जाएगा। यानी कि हम इस सर्किट को देखकर ऐसा लिख सकते हैं कि 120 माइनस VB, यानी कि B पॉइंट का वोल्टेज, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही आपका 0.2 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज होगा। तो 0.2 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा 0.2 इंटू जो करंट इसमें फ्लो कर रहा है, तो करंट इसमें I1 फ्लो कर रहा है, तो 0.2 इंटू I1। यानी कि इस सर्किट को देखकर हम ऐसा लिख सकते हैं कि 120 माइनस VB इज इक्वल टू 0.2 इंटू I1। यहाँ से I1 आपको पता है, I1 का वैल्यू पुट कर देंगे, और VB हमें निकालना है तो हम VB यहाँ से निकाल ले सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से नोड C का वोल्टेज भी पता करने के लिए हम करेंगे कि ये 116 वोल्ट जो है, इसका मतलब है कि ये इस दोनों इंड का डिफरेंस है 116 वोल्ट। और ये भी पता है कि ये आपको रेफरेंस वोल्टेज है, यानी कि यहाँ का वोल्टेज 0 वोल्ट है, इसलिए यहाँ का वोल्टेज 116 वोल्ट हो गया। जब यहाँ का वोल्टेज आपको 116 वोल्ट है, यहाँ का वोल्टेज आपको पता नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि यहाँ का वोल्टेज VC है। तो VC और 116 इन दोनों का जो डिफरेंस है वही आपका इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का वोल्टेज होगा। तो जो करंट का डायरेक्शन हमने माना है उसी के अनुसार हम चलेंगे। I3 हमने इस डायरेक्शन में माना था, तो हम लिख सकते हैं इसको देखकर कि VC माइनस 116 वोल्ट इज इक्वल टू होगा 0.1 इंटू I3, यानी कि जो C पॉइंट का वोल्टेज है और इस पॉइंट का जो वोल्टेज है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही आपके इस रेजिस्टेंस के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इस 0.1 ओम के का जो रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आपको रेजिस्टेंस इंटू करंट होगा। I3 का वैल्यू हमें पता है, I3 का वैल्यू पुट करेंगे तो हमें VC का वैल्यू पता चल जाएगा। तो हम इसको देखते हैं, VB और VC का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है फ्रॉम फिगर से। हम B वोल्टेज को, B नोड का जो वोल्टेज है उसको निकालने के लिए हमने लिखा 120 माइनस VB इज इक्वल टू 0.2 इंटू I1, जैसा कि अभी हमने समझाया।
और I1 के जगह पे हम वैल्यू को 30 पुट कर दिए यहाँ पे, और तो हो गया आपको 120 माइनस VB इजकल टू 0.2 इंटू 30, और ये इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको 6 वोल्ट हो जाएगा, ये 6 हो गया मल्टीप्लाई करने पे। और VB का वैल्यू जब हम निकालेंगे तो VB इजकल टू हो गया 120 माइनस 6 इज इक्वल टू 114 वोल्ट, यानी कि 114 वोल्ट आपको आ गया नोड बी का वोल्टेज, जो कि आपको कैलकुलेट करना था। यही आपका आंसर हो गया। एक और नोड सी का वोल्टेज आपसे पूछा गया था, तो नोड सी का वोल्टेज निकालने के लिए हमने जैसा कि बताया कि उसको हम लिख सकते हैं VC माइनस 116 इज इक्वल टू 0.1 इंटू I3, यानी कि इन दोनों नोड का जो वोल्टेज का डिफरेंस होगा वही इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0.1 इंटू I3 होगा। I3 का वैल्यू हम पुट करेंगे, जो हमने निकाल कर लाया था -20 लाया था, -20 हम यहाँ पे पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें VC इजकल टू हो जाएगा 116 प्लस 0.1 इंटू -20। यहाँ पे हमने I3 का वही वैल्यू पुट किया है -20, इसलिए क्योंकि जो हमने यहाँ पे लिखा है VB माइनस हमने यहाँ पे लिखा है VC माइनस 116। VC इस पॉइंट का वोल्टेज है और VC इस पॉइंट का VC आपका यहाँ का वोल्टेज है और यहाँ का वोल्टेज है 116 वोल्ट। तो जो करंट का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, इसलिए, और वही डायरेक्शन आपका I3 का है, इसलिए I3 का जो वैल्यू आया था उस डायरेक्शन में वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया। और यहाँ पे आपको VC इक्वल टू जब आप सोल्व करेंगे तो आपको 114 वोल्ट आएगा। तो इस प्रकार से आपको B नोड का वोल्टेज और C नोड का वोल्टेज दोनों पता चल गया। यही आपको कैलकुलेट करना था। तो अगले लेक्चर में हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स को मेश एनालिसिस और नोड एनालिसिस का यूज करके सॉल्व करेंगे। थैंक यू।